हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू जर्नी। तो बायोलॉजी के टॉप 50 पीवाईक्यूज़ का पार्ट 1 पहले ही आ चुका है। ये है पार्ट 2 जिसमें आगे की हम टॉप 50 बायोलॉजी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। मेक श्योर आप एडू जर्नी को ज़रूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आगे और भी आती रहेंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी एटीपी इज कॉल्ड। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मोमेंट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के, तो उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जब अगेंस्ट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो, एक्टिव क्यों बोलते हैं? एक्टिव हम तब बोलते हैं जब एनर्जी लगती है। अब किसी चीज़ के अगेंस्ट जाने में ही तो एनर्जी लगेगी। अगर हम किसी चीज़ के अलॉन्ग जाएंगे यानी कि उसी रास्ते में जाएंगे तो उसको हम पैसिव बोलते हैं क्योंकि तब हमारी एनर्जी नहीं लगती है। सोडियम पोटेशियम पंप मूव्स हाउ मेनी आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पर एटीपी हार्डल। जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो क्या करता है? 3 सोडियम बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम अंदर लेता है। तो क्या करता है? 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि रेड ब्लड सेल्स को क्या होता है जब हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, यानी कि प्योर डिस्टिल्ड वाटर सॉल्यूशन में रखते हैं, तो हमारे आरबीसी की क्या हालत होती है? तो जो हमारी आरबीसी है वो स्वेल कर जाती है और बर्स्ट कर जाती है, यानी कि उसकी हेमोलिसिस हो जाती है। सीलिया और फ्लैजिला जो है यूकैरियोटिक सेल्स में, वो कौन से माइक्रोट्यूबुल अरेंजमेंट शो करते हैं? 9+2 अरे। सीलिया और फ्लैजिला जो यूकैरियोटिक सेल में पूरा का पूरा डायग्राम है जो, तो उसको वो कौन से उसमें है? 9+2 अरे में है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो माइक्रोफिलामेंट्स में प्रेजेंट है, जो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, सेल मूवमेंट में हेल्प करती है, तो उस स्ट्रक्चरल प्रोटीन का नाम पूछा गया है, तो उस स्ट्रक्चरल प्रोटीन का नाम होता है एक्टिन। ग्लाइकोलिसिस को और हम क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे बोलते हैं। तो जो सेलुलर रिस्पायरेशन की फर्स्ट स्टेज है हमारी ग्लाइकोलिसिस, वो सेल के कौन से पार्ट में होती है? तो सेल के कौन से पार्ट में होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, ध्यान रखना। क्रेब्स साइकिल, अब क्रेब्स साइकिल को हम टीसी साइकिल बोलते हैं, तो वो कौन से पार्ट में होती है? वो, हाँ देखो, हमारी ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, पर जो हमारी क्रेब्स साइकिल होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। कितने नेट एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बनते हैं? तो कितने नेट एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 36 से 38 एटीपी हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। देखो, इंटेंस एक्सरसाइज के दौरान जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे क्या होता है कि हमारी मस्कुलर फिटीग हो जाती है, यानी कि हमें वीकनेस सी आने लगती है। किस वजह से? क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से हमें वीकनेस महसूस होने लगती है। डाउन सिंड्रोम मोंगोलिज्म जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। किस वजह से होता है? क्योंकि हमारा जो 21 नंबर क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का मतलब होता है कि जो 21 क्रोमोसोम होगा उसकी 3 कॉपी प्रेजेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें डाउन सिंड्रोम हो सकता है। लिनफिल्टर सिंड्रोम इन ह्यूमन मेल्स इज कैरेक्टराइज बाई विच कैरियोटाइप। तो जो लिनफिल्टर सिंड्रोम है मेल्स में होता है, तो कितने क्रोमोसोम हमारे बढ़ जाते हैं? अगर मेल्स में होता है, जब लिनफिल्टर सिंड्रोम मेल्स में होता है तो वो क्या हो जाते हैं? स्टेराइल मेल हो जाते हैं, यानी उनमें कुछ फीमेल कैरेक्टर्स आने लगते हैं, यानी कि उनमें एक एक्स क्रोमोसोम, फीमेल क्रोमोसोम जो होता है वो ऐड हो जाता है। कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है फीमेल्स को अफेक्ट करता है और एक एक्स क्रोमोसोम उसमें मिसिंग होता है? तो किस में होता है? टर्नर सिंड्रोम में होता है। देखो, टर्नर सिंड्रोम हमारा मेल्स में होता है, तो टर्नर सिंड्रोम हमारा फीमेल्स में होता है जिसमें कि एक एक्स का जो क्रोमोसोम है चला जाता है, यानी कि उनके अंदर मेल्स के कैरेक्टर आने लगते हैं। कौन सा केमिकल स्टैटिन जो है कॉमनली यूज होता है प्लांट सेल को स्टेन करने के लिए? तो अगर आप अपने स्कूल में अपने लैब में अगर प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो आपको याद होगा कि हम तब साफ्रेनिन यानी कि एसिटोकार्बिन का यूज़ करते हैं किसी भी स्लाइड को स्टेन करने के लिए।
मिथेलिन ब्लू इज प्राइमली यूज टू स्टेन विच टाइप ऑफ सेल्स फॉर माइक्रोस्कोपिक स्टडी। जो मिथाइलिन ब्लू यूज़ होता है वो हम एनिमल सेल्स को स्टेन करने के लिए यूज़ होता है, जैसे ह्यूमन चीक सेल्स होते हैं उनको स्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच ब्रॉट अ रिवोल्यूशन इन सेल ऑर्गन स्टडी वॉज इन्वेंटेड बाई, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है हमारा वो किसने इन्वेंट किया था? नॉलन रस्का ने इन्वेंट किया था 1931 में। कलरलेस प्लास्टिक जिसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो न्यूट्रिएंट जैसे कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स इन सबको स्टोर करता है। तो कलरलेस प्लास्टिक कौन से होते हैं हमारे? ल्यूकोप्लास्ट। फ्लूइड मैट्रिक्स जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो जितना भी फ्लूइड हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। कौन सा मेटेलिक आयन इसेंशियल कोर कंपोनेंट है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का? तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो इसेंशियल कोर कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा मैग्नीशियम। कौन से टाइप का प्लास्टिड ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जो हमारा इलायोप्लास्ट होता है वो हमारे ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। इंटरसेलुलर ब्रिजेस जो साइटोप्लाज्म को जिससे कनेक्ट करते हैं, यानी कि अगर एक ये प्लांट सेल है और एक ये प्लांट सेल है तो एडजेसेंट प्लांट सेल को जो कनेक्ट करते हैं और उनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उस ब्रिज को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। मिडिल लैमेला जो नेबरिंग प्लांट सेल को आपस में ग्लू करता है वो किसका बना होता है? तो वो हमारा बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, ताकि जो एडजेसेंट प्लांट सेल को ग्लू करने में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सके। इम्परमेबिलिटी जो है कॉर्क सेल्स की टू वाटर एंड गैसेस इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ विच ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी ये कौन से सब्सटेंस के डिपोजिशन की वजह से जो कॉर्क सेल है वो वाटर और गैसेस की इम्परमेबल हो गया, यानी उनको पास ही नहीं करने देते, तो वो हो जाएगा हमारा सुबेरिन। कौन सा केमिकल कंपाउंड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू जाइलम? तो जाइलम को ऐसा कौन प्रोवाइड करता है? लिग्निन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चरल रिजिडिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सिंगल मेम्ब्रेन जो सेंट्रल वैक्यूल को बाउंड करती है प्लांट सेल में उसको क्या बोलते हैं? सीधी सी बात है, जो हमारा वैक्यूल होता है उसकी हम मेम्ब्रेन को, उसकी हम सेल मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? टोनोप्लास्ट होता है। तो आंसर भी टोनोप्लास्ट ही होगा। नॉन लिविंग मेटाबॉलिक इंक्लूजन्स स्टोर्ड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो जितने भी नॉन लिविंग मेटाबॉलिक इंक्लूजन्स होते हैं जो हमारे प्लांट सेल वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं उनको हम एडजास्टिक सब्सटेंस बोलते हैं या डिटूरोप्लाज्म बोलते हैं। वाटर सोल्यूबल प्लांट पिगमेंट्स जो होते हैं वो सेल वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं जो रेड, पर्पल, ब्लू कलर फ्लावर्स को देते हैं। तो उस पिगमेंट का नाम क्या है? उस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? उन पिगमेंट को हम बोलते हैं एंथोसायनिन्स। कौन से कलर? रेड, पर्पल, ब्लू, ये सारे जो कलर हैं वो एंथोसायनिन नाम के पिगमेंट देता है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है रीअसेंबल करता है, क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन करता है, न्यूक्लियोलस रीअपेरेंस होता है। ये सारी चीज़ें कौन से फेज़ के दौरान होती है? माइटोसिस के कौन से फेज़ के दौरान होती हैं? टेलोफेज़ के दौरान होती हैं। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म फॉलोइंग न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस।
प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस जो होती है वो कौन से मैकेनिज्म से होती है? सेल प्लेट फॉर्मेशन से होती है। और एनिमल सेल में अगर तुमसे पूछ ले तो वो सेल फ्लोरिंग मेथड होता है, सेंट्रीपिटल मेथड होता है। सेल डिवीजन के दौरान जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कौन से स्पेसिफिक प्रोटीन स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम में? तो कौन से प्रोटीन स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं? हमारे काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। आपने ये मान लो काइनेटोकोर है तो, और हमारे जो है स्पिंडल फाइबर्स है ऐसे अटैच रहते हैं। कॉलसाइनिन जो कि एक केमिकल ड्रग है वो क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए हेल्प आता है और सेल डिवीजन को भी स्टॉप करता है। कौन से फेज में? कौन से फेज में करता है? मेटाफेज में करता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ पीसीडी या फिर जिसको हम बोल रहे हैं इंटेंशनल सेलुलर सेल्फ डिस्ट्रक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। जितने भी ज़्यादातर एंजाइम्स हैं वो हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? हमारे जो जितने भी ज़्यादातर हमारे एंजाइम्स होते हैं वो हमारे बने होते हैं प्रोटीन्स के। नॉन प्रोटीन जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है जो एंजाइम में प्रेजेंट होता है, नॉन प्रोटीन जो पार्ट होता है ताकि एंजाइम एक्टिव फंक्शन कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? कोएंजाइम या कोफैक्टर। तो जो कोएंजाइम या कोफैक्टर होता है उसकी वजह से हमारा जो एंजाइम है वो एक्टिवली फंक्शन कर पाता है। लॉक एंड की जो हाइपोथेसिस है एंजाइम सबस्ट्रेट की वो किसने दी थी? तो वो हमारी दी थी एमिल फिशर ने 1894 में। कौन सा स्पेशलाइज्ड माइक्रोबॉडी है जो हमारे स्टोर्ड फैट्स होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है ड्यूरिंग ऑयल सीड जर्मिनेशन, यानी कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के दौरान? कौन सा ऐसा माइक्रोबॉडी है जो फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है? तो वो है हमारा ग्लाइऑक्सिसोम। Plant organelles equivalent to lysosomes, rich in hydrolytic enzymes and involved in lipid storage synthesis are, यानी इस पे पूछ रहे हैं जो प्लांट ऑर्गेनल होते हैं जो हमारे लाइजोसोम्स जैसे ऑर्गेनल्स हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, तभी हम उन्हें सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। और वो लिपिड स्टोरेज सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उनका नाम क्या होता है? ओलियोसोम्स या फिर स्पायरोसोम्स। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं जो रिस्पायरेशन और सेल वॉल सिंथेसिस में हेल्प करती हैं, उनका नाम इसमें पूछा गया है। तो उनका नाम होता है मीजोसोम्स। मीजोसोम्स का ही फंक्शन होता है सेल रिस्पायरेशन और सेल वॉल सिंथेसिस। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है हमारा जो बैक्टीरिया में पाया जाता है और जो बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर की तरह भी यूज़ किया जाता है, उसका क्या नाम है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हमारा एक्स्ट्रा डबल सर्कुलर डीएनए होता है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और इसे हम वेक्टर की तरह भी यूज़ करते हैं या जीन टैक्सी से हम बोलते हैं। टर्मिनल प्रोटेक्टिव कैप्स ऑन द एंड्स ऑफ लीनियर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम दैट प्रिवेंट डिग्रेडेशन आर कॉल्ड, यानी कि जो टर्मिनल हमारे प्रोटेक्टिव कैप्स हैं यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के एंड पर जो कि डिग्रेडेशन प्रिवेंट करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं हमारे टेलोमर्स। कौन सा ऑर्गेनल ह्यूमन रेड ब्लड सेल में एब्सेंट होता है ताकि वो हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस बढ़ा सके? तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है? सारे ही ऐसा। अब न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब आरबीसी में ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट नहीं होते हैं।
मैमेलियन मैच्योर आरबीसी लैक अ न्यूक्लियस। अब कोई भी आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। कौन सा मैमल ऐसा एक्सेप्शन है जिसकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? तो कैमल और जो ललामा होते हैं उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस भी पाया जाता है। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स जो होते हैं वो कौन से स्ट्रक्चर से मिलके बनते हैं? बहुत सारे राइबोसोम से मिलके बनते हैं जो एक सिंगल एमआरएनए में अटैच्ड होते हैं, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स। लिंकेज जो ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड यूनिट्स के बीच में प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसका नाम होता है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो हमारा उसमें प्रेजेंट होता है प्रोटीन में। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा कुछ बॉन्ड्स स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमारा नाइट्रोजनस बेस के बीच बीच में जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनके बीच बीच में प्रेजेंट होता है। अमाइनो एसिड किसी भी प्रोटीन चेन में कौन से बॉन्ड से लगे हुए होते हैं आपस में? तो पेप्टाइड में। अब आप बोलोगे आप तो बोल रही थी कि प्रोटीन्स में, नहीं, अमाइनो एसिड से मिलके ही प्रोटीन्स बनते हैं। तो अमाइनो एसिड के बीच में जब पेप्टाइड बॉन्ड लगता है तो वो मिलके क्या बना देते हैं? प्रोटीन्स बना देते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए या आरएनए बोलते हैं वो किससे बने होते हैं? तो वो हमारे बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स पूछा गया है पहली बात तो इसमें, न्यूक्लियोसाइड्स नहीं पूछा गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। न्यूक्लियोटाइड्स में आप लगाओगे नाइट्रोजनस बेस प्लस में पेंटोस शुगर प्लस में फॉस्फेट ग्रुप। और अगर न्यूक्लियोसाइड पूछा जाता तो सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर। कौन सा सेलुलर ऑर्गेनल जो है सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल की तरह काम करता है? कैसे? क्योंकि वो खुद के ही ओल्ड जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको खा लेता है। तो जैसे मैंने पहले बताया लाइसोसोम ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम से बहुत ज़्यादा रिच होते हैं और अपने ही पुराने ऑर्गेनल्स को, सड़े हुए ऑर्गेनल्स को खा लेते हैं। राइबोसोमल आरएनए सब यूनिट जो है यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम होता है। तो अगर उनका ब्रेक डाउन करेंगे तो कितना होगा? 60 और 40S। अब वैसे ही प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम पाया जाता है। उनकी सब यूनिट को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास 50 और 30 आता है। बैक्टीरिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था वो किसने दिया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को यूज़ करके। वो दिया था हमारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में दिया था। तो गाइज ये था आपका पार्ट 2। ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे। मेक श्योर आप एडुजर्नी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो और कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।